नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अब हम अपने जो अगला टॉपिक लेंगे वो मनोविज्ञान का टॉपिक है और शिक्षण अभिक्षमता तथा मनोविज्ञान दोनों के लिए ही ये टॉपिक उपयोगी है। तो आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं सृजनात्मकता या सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। देखिए, टॉपिक पढ़ने से पहले हम व्यवहारिक नॉलेज ले लेते हैं कि सृजनात्मकता क्या है। तो देखिए, व्यक्ति के अंदर एक ऐसा गुण जिसके कारण वो ऐसे विचार ला पाए जो बिल्कुल नए हों। क्या है? व्यक्ति के भीतर ऐसे गुण जिसके कारण वो ऐसे विचार ला पाए जो बिल्कुल नवीन हो, यानी ऐसे विचार जो पहले किसी के पास नहीं आए। ऐसे विचार यदि व्यक्ति के भीतर आते हैं तो वो उसका सृजनात्मकता का गुण है। या कहें कि व्यक्ति द्वारा ऐसी रचना करना जो रचना बिल्कुल नई हो, यानी पहले किसी ने भी ऐसी रचना नहीं की हो, तो ये क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग उदाहरणों से। जैसे कोई कार निर्माण करने वाली कंपनी होती है, अब वो कोई नया मॉडल लॉन्च करती है तो उसकी जो डिज़ाइन होती है, उसकी जो सुविधाएं होती है वो बिल्कुल नई होती है, यानी ऐसी डिज़ाइन पहले किसी ने तैयार नहीं की होती है, बिल्कुल नई डिज़ाइन। तो इस नई डिज़ाइन को तैयार करने के लिए व्यक्ति ने जो चिंतन किया था, व्यक्ति के भीतर जो विचार आए थे, वो विचार ही होते सृजनात्मक विचार। यानी उसके विचार ऐसे थे, उसने ऐसी चीज़ का उत्पादन किया जो उत्पादन पहले किसी ने भी नहीं किया था, यानी बिल्कुल हटकर सोचना, परंपरागत विचारों से हटकर सोचना, यही क्या होती है? सृजनात्मकता होती है। या फिर हम समझें, जैसे कोई कवि है, वो एक नई कविता लिखता है। अब वो कविता ऐसी है कि ऐसी कविता पहले किसी ने भी नहीं लिखी, यानी कहें बिल्कुल ऐसी कविता किसी ने पहले नहीं लिखी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नई कविता है, ये कविता है, इसमें कवि ने बिल्कुल नए विचार रखे हैं, या कहें कि बिल्कुल नए सिरे से चिंतन किया है, या कहें कि परंपरागत या पुराने जो चले आ रहे तरीके से हटकर सोचा है। तो ये जो हटकर सोचना होता है, यही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। तो सार के रूप में एक बार फिर समझें, किसी नई वस्तु का उत्पादन करना, ऐसा उत्पादन जो पहले किसी ने नहीं किया था, या कोई ऐसा नया विचार आना जो पहले कभी किसी के भीतर नहीं आया था, वो गुण ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। अब हम समझते हैं सृजनात्मकता कैसे है। क्रिएटिविटी, देखिए अंग्रेजी में हमने इसको क्या कहा? क्रिएटिविटी। और ये जो मूल शब्द है इसका, वो है क्रिएट। क्रिएटिविटी का मूल शब्द क्या है? क्रिएट, जो कि किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। देखें, क्रिएटिविटी अंग्रेजी शब्द सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इसका मूल शब्द है क्रिएट, और जो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। और ये जो क्रिएटिविटी शब्द का मूल शब्द क्रिएट है, इसका अर्थ होता है बनाना या मौलिक रूप से उत्पन्न करना। मौलिक का मतलब बिल्कुल नए सिरे से उत्पन्न करना, यानी इस तरीके से उत्पन्न करना कि जिस तरीके से पहले किसी ने वो वस्तु उत्पादित नहीं की हो। दोबारा समझे, मौलिक रूप से उत्पन्न करने का मतलब ये है इस तरीके से कोई वस्तु का निर्माण करना जिस तरीके से पहले किसी ने वो वस्तु उत्पादित नहीं की थी। तो वही क्या होती है? सृजनात्मकता। ऐसे कह सकते, अर्थात ऐसी रचना। सृजनात्मकता का अर्थ क्या ले सकते? अर्थात ऐसी रचना जो नवीन या मौलिक हो। मौलिक का अर्थ मूल रूप से उत्पन्न हो, यानी ऐसा रूप जो किसी की नकल से नहीं बना हो। तो नवीन या मौलिक हो क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। क्या कहा? दोबारा सुने,
ऐसी रचना जो नवीन या मौलिक हो, सृजनात्मकता होती है। फिर अलग अलग परिभाषाएं देखते हैं, उदाहरण से भी समझेंगे। क्रो एंड क्रो, ये दो परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अगर प्रश्न बनता है तो पूरी तरह संभावना है इन दो में से ही बनेगा, यदि परिभाषाओं से प्रश्न बनता है। पहली परिभाषा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। मौलिक परिणाम यानी ऐसे रिजल्ट जो बिल्कुल नए हो, बिल्कुल मूल रूप से उत्पन्न हुए हो, किसी की नकल करके नहीं बनाए हो। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की कैसी क्रिया है? मानसिक क्रिया है। यानी सृजनात्मकता हमारी कैसी शक्ति है? एक मानसिक शक्ति है जो कहाँ पे उत्पन्न होती है? हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, क्योंकि नए विचार तो मस्तिष्क में आएंगे। इसके अलावा परिभाषा देखिए जेम्स डेवर की कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यानी सृजनात्मकता में क्या होता है? नई रचना होती है या नया उत्पादन होता है, वही सृजनात्मकता होती है। नई रचना का मतलब ऐसी रचना जो पहले किसी के द्वारा नहीं की गई थी, वही क्या कहलाती है? मौलिक रचना या नवीन रचना कहलाती है। इसके बाद देखें, हम लेंगे सृजनात्मकता की विशेषताएं। ये परिभाषाएं हमने समझी और परिभाषाओं का सार ये निकला कि जब भी कोई नई रचना होती है या ऐसी रचना होती है जो पहले किसी के दिमाग में नहीं आई, वो नई रचनाएं क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि सृजनात्मकता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं क्या होगी? पहली विशेषता तो ये है मौलिकता या नवीनता, अर्थात सृजनात्मकता में जो भी विचार आते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? नवीन होते हैं। यानी ऐसे विचार जो किसी की नकल से नहीं बने हो, उसे क्या कहते हैं? मौलिकता। जैसे किसी कवि ने कविता लिखी, वो कविता उसने नई सिरे से लिखी, यानी वो एक नई कविता है, तो फिर वो क्या है? मौलिक या नवीनता का गुण रखे हुए है। दूसरा गुण है जिज्ञासा, यानी सृजनात्मकता का गुण यदि किसी में पाया जाता है तो उसके भीतर जिज्ञासा भी पाई जाएगी, क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा होगी तभी तो वो नई रचनाएं करेगा। क्योंकि नई रचनाएं करने में व्यक्ति असफल भी तो हो सकता है या उसको कोई लाभ नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसने नई रचना करी और उसका कोई लाभ नहीं है, परंतु व्यक्ति लाभ को देखे बिना भी रचना इसलिए करता है क्योंकि नई रचना करने के लिए उसके भीतर क्या है? जिज्ञासा है। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का सीधा सा अर्थ है हटकर सोचना। देखो चिंतन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अभिसारी चिंतन और एक होते हैं अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन तो वो होते हैं जो पुराने विचारों को सोचना, परंपरागत तरीके से सोचना, वो तो क्या होते हैं? अभिसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन वो होते हैं जो हटकर सोचना, यानी इस तरीके से सोचना जिस तरीके से पहले किसी के द्वारा नहीं सोचा गया हो, वही क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। तो अपसारी चिंतन का अर्थ है ऐसा चिंतन जो बिल्कुल नया हो, या कहें कि ऐसा चिंतन जो बिल्कुल हटकर हो, परंपरागत तरीकों से अलग हो, जो चले आ रहे सोचने के तरीकों से हटकर हो, तो वो होता है अपसारी चिंतन। जैसे मान लो कोई नई रचना करेगा कवि, तो पुरानी रचनाओं की तरह अगर वो सोचेगा तो फिर उसको कौन सुनेंगे? तो कवि क्या करता है? सबसे हटकर सोचता है। यह कोई कंपनी है, अब किसी ने कंपनी का नया मॉडल बनाया, गाड़ी का नया मॉडल बनाया कंपनी वाले ने, तो अगर वो पुराने चले आ रहे मॉडल्स को ही लागू कर देगा, उनको ही अगर मार्केट में उतार देगा, तो उसको तो कोई लेंगे ही नहीं या कम लोग लेंगे। तो क्या करते हैं ये कंपनी वाले? सबसे हटकर सोचते हैं और कोई नया मॉडल ऐसा बनाते हैं जो पुराने से बिल्कुल अलग हो। तो इनमें किसकी जरूरत पड़ती है? अपसारी चिंतन की जरूरत पड़ती है। सार के रूप में याद रखें, अपसारी चिंतन, हटकर सोचना। इसके अलावा है कल्पनाशीलता,
यानी जब व्यक्ति नई रचना करता है तो उसके भीतर कल्पनाशीलता पाई जाती है। वो तरह तरह की कल्पना करता है और तरह तरह की कल्पनाएं करेगा तभी तो नई रचना करेगा, क्योंकि वो ऐसी चीज सोच रहा है जो पहले किसी ने नहीं सोची। तो ऐसी चीज सोचने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता पड़ती है? कल्पना करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी इसकी विशेषता है। और याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, 1 2 3 4। हालांकि 5 और 6 को लगाने के बाद ये समझो कि 90% संभावनाएं है, 90%, कि यदि प्रश्न बनेगा विशेषताओं में से तो इन 6 विशेषताओं में से बनेगा। बाकी आप सबको याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न का कोई भरोसा नहीं है। ये तो हम 90% संभावना ही ले रहे हैं, पर मान लो कहीं प्रश्न 10% शेष संभावना से बन गया तो इनको थोड़ा ध्यान से समझे, बाकी को भी हम समझते हुए पढ़ेंगे। कल्पनाशीलता के बाद हम लेंगे लचीलापन या नमनीयता। लचीलेपन का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन संभव हो, समय या परिस्थिति के अनुसार जिसमें क्या हो सके, परिवर्तन हो सके। ऐसा गुण क्या कहलाता है? नमनीयता या लचीलापन। किसी भी संदर्भ में लें, लचीलेपन का अर्थ है जिसमें परिवर्तन संभव हो सके, क्योंकि कठोर होगा तो कठोर में तो परिवर्तन ही नहीं होगा, जैसा है वैसा ही सोचना पड़ेगा। परंतु यहाँ क्या होता है? नमनीयता या लचीलापन होता है। कैसे होता है? जैसे व्यक्ति ने एक विचार सोचा, कोई चीज़ सोची, फिर उसको लगा कि यार इसको और ज़्यादा संशोधित कर सकते हैं, तो उसने क्या कर दिया? उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया। फिर उसने कोई और परिवर्तन कर दिया, उसको अच्छा लगा। यानी सृजनात्मक जो चिंतन होता है उसमें क्या होता है? लचीलापन या नमनीयता होती है, अर्थात इन विचारों में परिवर्तन करने की संभावनाएं रहती है। यह व्यक्ति इनमें क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। इसके बाद है धारा प्रवाहिता या निरंतरता। यानी सृजनात्मकता में धारा प्रवाहिता होती है। कैसे होती है? कि एक विचार से दूसरे विचार जुड़कर व्यक्ति का चिंतन चलता रहता है। वो देखता है कि यार इसको ऐसे जोड़ दूं, फिर इसका ऐसे रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसको इस प्रकार एडजस्ट कर देंगे। यानी ऐसे गुण चलते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, तो विचारों की धारा व्यक्ति में प्रवाहित होती रहती है, या कहें कि विचारों की निरंतरता बनी रहती है। इसी कारण सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? धारा प्रवाहिता या निरंतरता। संवेदनशील का अर्थ होता है गंभीरता से लेना, गंभीरता से लेना। यानी सृजनशील व्यक्ति किसी भी मुद्दे को, किसी भी टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से लेता है। कैसे लेता है? बिल्कुल गंभीरता से लेता है। उसको जब भी कोई नई चीज़ बनानी होती है वो उसको बिल्कुल गंभीरता के साथ लेता है। उसके प्रति उसकी क्या पाई जाती है? संवेदनशीलता पाई जाती है। बहुत ही संवेदनशील होती है उसकी सोच। गंभीरता से लेगा तभी तो नई रचना होगी, तभी तो वो सबसे हटकर सोच पाएगा। तो वो अपने कार्य को किससे लेता है? गंभीरता से लेता है। स्वकेंद्रितता, यानी व्यक्ति किसी पे डिपेंड नहीं होता। सृजनशील व्यक्ति किसी और के विचारों पर डिपेंड नहीं होता। वो क्या होता है? स्वकेंद्रित होता है, अपने पर ही केंद्रित होता है, या खुद पर ही निर्भर रहता है। तो इसमें कौन सी विशेषता हो जाएगी? सृजनात्मकता में स्वकेंद्रितता। अपरंपरावादी, परंपरावादी वो होते हैं जो परंपरागत तरीकों से सोचते हैं। परंपरागत तरीके कैसे? ऐसे तरीके जो शुरू से चले आ रहे हैं और उन तरीकों से सोचना, ये क्या हो जाएगा? परंपरावादी। लेकिन हमने कहा कि सृजनात्मक बालक तो सबसे अलग सोचता है, हटकर सोचता है। यानी वो परंपरागत या पुराने चले आ रहे तरीकों से नहीं सोचता। तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? अपरंपरावादी। यानी परंपरा से चले आ रहे तरीकों से न सोचकर नए तरीके से सोचता है। इसके बाद है दूरदर्शिता। सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, उनमें भविष्य के प्रति दूरदर्शिता पाई जाती है। यानी वो बहुत आगे की सोच के रचना करते हैं। जैसे कोई गाड़ी का नया मॉडल बना रहा है तो वो बहुत आगे की सोचेगा कि ये जो पार्ट है इसको इस प्रकार मैनेज करेंगे तो ये कितना लंबा चल पाएगा, कौन सा पार्ट आगे जाके दिक्कत दे सकता है। तो वो इन सबको सोच कर ही अपना उत्पाद बनाता है। यानी सृजनात्मकता के साथ कौन सा गुण पाया जाता है? दूरदर्शिता।
एक है सार्वभौमिकता। यहां सार्वभौमिकता का अर्थ लेंगे कि वो व्यक्ति जो सृजनशील व्यक्ति है उसकी चर्चा कर रहे हैं। भले कोई व्यक्ति तो किसी एक क्षेत्र में सोच रखता हो, लेकिन हम कहेंगे कि उसमें हटकर सोचने की प्रवृत्ति तो सभी क्षेत्रों में रहेगी। भले वो काम तो किसी एक क्षेत्र में करता हो, परंतु सृजनात्मकता उसमें अलग अलग क्षेत्रों की रहेगी। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की व्यक्ति में अलग अलग क्षेत्र हो, भले सृजनात्मकता पाई जाती है। तो सृजनात्मकता में क्या होती है? सार्वभौमिकता। कैसे? ऐसे भी समझ लेते हैं, जैसे कोई कविता रचना करता है तो उसमें उस क्षेत्र की सृजनात्मकता है। मान लो कोई गाड़ी के लिए नए नए मॉडल तैयार करने की रचना करता है तो उसमें उस क्षेत्र की सृजनात्मकता है। कोई फिल्म की स्टोरी लिखता है, वो भी तो नए सिरे से लिखता है, तो उसमें उस क्षेत्र की सृजनात्मकता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? सृजनात्मकता पाई जाती है। इस कारण इसमें कौन सा गुण होता है? सार्वभौमिकता। तत्पश्चात देखें, एक है परिश्रमी। सृजनशील जो बालक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो कैसे होते हैं? परिश्रमी होते हैं। इसके साथ साथ क्या होते हैं? परोपकारी भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी रचनाएं तो मानव कल्याण के लिए करते हैं। देखें, जैसे कोई बीमारी आ गई, उसकी दवा नहीं है, अब उसके इलाज की जो खोज करते हैं, चूँकि वो भी एक नई बीमारी के इलाज की खोज कर रहे हैं। जैसे कोरोना आया, अब कोरोना की वैक्सीन की खोज जिसने की थी, उसने संपूर्ण मानव के कल्याण के बारे में सोचा और नई वैक्सीन बना दी। तो चूंकि नई वैक्सीन बनाई, नए सिरे से बनाई, तो ये भी सृजनात्मकता है। इसका अर्थ ये समझे कि जो सृजनशील बालक होते हैं वो मानव कल्याण के लिए उत्पादन करते हैं। तो उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? परोपकारी का गुण पाया जाता है। अब ध्यान दें, ये मुख्य चर्चा रहती है कि सृजनात्मकता व्यक्ति में जन्मजात होती है या वो अर्जित करता है। तो ध्यान दें, मुख्यतया तो याद रखना है कि सृजनात्मकता कैसी होती है? जन्मजात होती है, परंतु कुछ कुछ मात्रा में इसको क्या किया जा सकता है? अर्जित भी किया जा सकता है। यानी कोई बालक में सृजनात्मक प्रवृत्ति जन्म से आती है। मुख्यतया तो कहाँ से आती है? जन्म से आती है, परंतु कुछ मात्रा में इसको क्या किया जा सकता है? अर्जित भी किया जा सकता है। या मान लो किसी के भीतर जन्मजात प्रवृत्ति थी सृजनात्मकता की, और यदि उसको सही माहौल मिला तो उसने वो जो प्रतिभा थी उसकी सृजनात्मक उसको बढ़ा लिया। तो यानी उसने कुछ तो जन्मजात मिली और कुछ अपनी तरफ से मेहनत करके क्या कर ली? अर्जित कर ली। यदि दोनों विकल्प में आए तो हमारी प्राथमिकता है कि सृजनात्मकता क्या होती है? जन्मजात होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सृजनात्मकता जन्मजात होती है। इसके बाद देखिए, भविष्य दृष्टा, यानी सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनको भविष्य की समझ होती है कि कोई भी चीज़ है, इसका रिजल्ट भविष्य में क्या होगा, तो ये हो जाएगा भविष्य दृष्टा। एक बार फिर देखें, 1 से 6 तक की बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाकी की भी हम समझेंगे। मौलिकता या नवीनता, नए सिरे से सोचना, ऐसा तरीका जो पहले किसी ने नहीं दिया। जिज्ञासा, व्यक्ति सृजनशील जो होता है उसके भीतर क्या पाई जाती है? जिज्ञासा पाई जाती है। कोई भी नई चीज उत्पादित करने की उसके भीतर एक जिज्ञासा पाई जाती है। अपसारी चिंतन, हटकर सोचना, ऐसा चिंतन जो पुराने तरीके से चला आ रहा है उससे थोड़ा हटकर है, या कहीं बिल्कुल हटकर सोचना। कल्पनाशीलता, जब सृजनशील बालक कोई नई रचना करेगा तो उसके भीतर क्या पाएगी? कि कल्पनाशीलता पाई जाएगी, वो कल्पनाएं करेगा। एक है लचीलापन या नमनीयता, यानी उसके विचार कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। वो अपने विचारों को बदल देता है। क्या पाए जाते हैं? विचारों में लचीलापन पाया जाता है। वो परिणाम या परिस्थिति देखकर अपने विचारों में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। तो ये लचीलापन भी पाया जाता है। धारा प्रवाहिता या निरंतरता, सृजनशील बालक में एक विचारों की धारा प्रवाहित होती है, या कहें कि विचारों की एक निरंतरता पाई जाती है जिससे वो नए नए विचार उत्पन्न करता है। इसके बाद देखें संवेदनशीलता, यानी किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को भी वो कैसे लेता है? गंभीरता से लेता है और उस काम के प्रति इतना गंभीर होता है कि एक नई रचना कर देता है। नई रचना
कैसे करता है? क्योंकि वो अपने कार्य के प्रति क्या होता है? गंभीर होता है। इसके बाद स्वकेंद्रितता, वो अपने पर ही केंद्रित होता है, किसी और पर निर्भर होकर नई रचना नहीं करता है, किसी की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती, वो स्वकेंद्रित होता है। अपरंपरावादी, परंपरावादी का मतलब तो है पुराने चले आ रहे तरीकों से सोचना, और अपरंपरावादी का मतलब है पुराने चले आ रहे तरीकों से हटकर सोचना। तो यही तो अपनी मौलिकता है, या कहें यही तो अपनी सृजनात्मकता है। एक है दूरदर्शिता, यानी आने वाले समय में जो परिणाम आएंगे उनकी समझ होना, ये क्या है? दूरदर्शिता। और इसी से हम ले सकते हैं भविष्य दृष्टा, आने वाले भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा पाना। सार्वभौमिकता, यानी जो सृजनात्मकता होती है वो सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। किसी के भीतर कविता रचना की सृजनात्मकता है, किसी के भीतर कहानी रचना की सृजनात्मकता है, किसी के भीतर नए नए मोबाइलों के नए नए सिस्टम के मोबाइल बनाने की सृजनात्मकता है, किसी में नए नए मॉडल की गाड़ी बनाने की सृजनात्मकता है। तो यही तो है, किसी के मिट्टी के खिलौने अलग अलग प्रकार से बनाने की सृजनात्मकता है। तो ये क्या है? अलग अलग क्षेत्रों में, यानी सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। परिश्रमी, सृजनशील बालक कैसे होते हैं? परिश्रमी भी होते हैं और परोपकारी भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत से उत्पादन दूसरों के हित के लिए करते हैं। सृजनात्मक मुख्य रूप से कैसी प्रवृत्ति है? जन्मजात, लेकिन कुछ मात्रा में हम इसको क्या मानते हैं? अर्जित भी मानते हैं, क्योंकि जन्मजात तो आ गई हमारे भीतर सृजनात्मक प्रवृत्ति, पर उसको विकसित करने का यदि मौका नहीं दिया गया तो वो उत्पन्न कैसे होगी? जैसे मान लो किसी बालक के भीतर सृजनात्मकता है और उसको हमने नए तरीके से सोचने का अवसर ही नहीं दिया, तो फिर वो सृजनात्मकता उत्पन्न कहाँ से होगी? तो जन्मजात और अर्जित है, और ये भविष्य दृष्टा होते हैं। हम छोटे बच्चों में जो सृजनात्मकता देखते हैं उनके और कुछ बड़े क्षेत्र के उनके उदाहरण से भी समझते हैं। सृजनात्मकता के उदाहरण देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? खेल खेल में ऐसी वस्तु बना देते हैं जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। तो उन्होंने वो जो वस्तु बनाई वो बिल्कुल नवीन है, बिल्कुल हटकर सोचा है। तो ये भी क्या हो जाएगी? सृजनात्मकता। खेल खेल में नई वस्तु बनाना, किसी डिब्बे का ढोल बनाना। बच्चे थे, कोई डिब्बा मिला, उसको देखा, उसके मन में तुरंत विचार आया, अरे इसको तो ढोल के रूप में बजाया जा सकता है, और वो उसको बजाने लग गया। ये जो विचार आया ये उसके लिए बिल्कुल नया विचार आया, यानी हटकर सोचा, ये उसको किसी और ने नहीं बताया था। तो ये भी कौन सा गुण में आ जाएगा? सृजनात्मकता के गुण में आ जाएगा। चारपाई के पीछे चत्तर लगाकर घर बनाना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चारपाई खड़ी हुई है, उसके पीछे क्या करते हैं? चद्दर लगा देते हैं और उसके नीचे घर बना के खेलते रहते हैं। अब उन्होंने ये जो घर बनाया ये उनको किसी ने भी नहीं सिखाया था। ये जो घर बनाने के लिए उनके भीतर विचार आया है ये बिल्कुल नया विचार है, उनका खुद का विचार है। तो ये भी किसके गुण में आ जाएगा? सृजनात्मकता के गुण में आ जाएगा। कोई नई कविता या गीत बनाना, कोई कवि है और वो नई कविता या गीत बनाता है, तो चूंकि ये बिल्कुल नई कविता है, नया गीत है, ऐसा पहले किसी ने नहीं बनाया था, तो ये गुण भी किसके भीतर आ जाएगा? सृजनात्मकता में आ जाएगा। पुरानी अनुपयोगी चीज़ों से कोई उपयोगी चीज़ बनाना। अरे अपने घर में कोई पुरानी चीज़ें पड़ी रहती है ना, जैसे दवाई के डिब्बे पड़े रहते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं? उनको चिपका कर गोंद से और कोई जैसे मंदिर बना लेते हैं, टेम्पल जैसे ऐसे बना सकते हैं ना। ये डिब्बे चिपका दिए, ये 4 डिब्बे रख दिए, फिर 2 डिब्बे ऐसे रख दिए, फिर यहाँ गेट वगैरह बना लिया और कोई डिज़ाइन बना ली, और इन डिब्बों से क्या बना लिया? एक मंदिर बना लिया सजावट का। तो पुरानी अनुपयोगी चीज़ों से कोई उपयोगी चीज़ बना ली उन्होंने, तो ये भी सृजनात्मकता है। और भी उदाहरण हो सकते हैं। देखिए, जब हम पढ़ते थे 12वीं में, तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने ये जो सिम कार्ड आते हैं इनके बाहर के जो वो होते हैं प्लास्टिक के पार्ट, उन प्लास्टिक के पार्ट्स को जोड़कर एक वाटर प्यूरीफायर बनाया था और उसे विज्ञान मेले में प्रदर्शित किया। तो वहाँ उनको पुरस्कार वगैरह भी दिया गया था। वो किस गुण के लिए दिया गया? वो गुण था सृजनात्मकता। यानी उन्होंने बिल्कुल हट कर सोचा, और वो जो बेकार सिम के टुकड़े थे,
सिम के बाहर के टुकड़े उनको जोड़कर एक वाटर प्यूरीफायर बनाया। तो ये नवीन रचना है, यानी पुरानी अनुपयोगी चीज़ों से कोई उपयोगी चीज़ बनाना। अब उन्होंने किसी की नकल नहीं की, उन्होंने बिल्कुल हटकर सोचा है। तो उनकी सोच भी किसके अंतर्गत रखी जाएगी? सृजनात्मकता के अंतर्गत रखी जाएगी। इसके बाद देखें, गाड़ी का नया मॉडल बनाना। ये कंपनी वाले जो होते हैं नए नए मॉडल लॉन्च करते हैं, ये भी तो किसी के नए विचार ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी की नकल करके मॉडल बना लिया, बिल्कुल हट कर सोचते हैं। तो ये भी कौन सी विशेषता में आ जाएगी? सृजनात्मकता की विशेषता, या कहीं सृजनात्मकता के उदाहरण इस प्रकार हो जाएंगे। तो आज हमने केवल इतना समझा कि सृजनात्मकता क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं। इसके बाद हम आगे लेंगे भी सही, आगे हम क्या लेंगे? सृजनात्मकता को मापने के परीक्षण, या इसकी भी चर्चा करेंगे कि सृजनात्मकता कब उत्पन्न होती है। तो वो हम शेष आगे लेंगे। अब हम देखें दोस्तों, चर्चा करते हैं सृजनात्मकता के मापन की। चूँकि बालकों में सृजनात्मक गुण पाए जाते हैं, तो उन सृजनात्मक गुणों को किस प्रकार मापा जाए, इसकी चर्चा हम करेंगे। और सृजनात्मकता का मापन, उसकी मुख्य जो बात है वो क्या है, या सृजनात्मकता के मापन के लिए कौन सा गुण मुख्यतया मापा जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सृजनात्मकता का मापन, सृजनात्मकता के मापन में जो प्रमुख प्रयास किया गया था वो किया गया गिलफर्ड के द्वारा। यह आपको तथ्यात्मक रूप से याद रखना है कि सृजनात्मकता के मापन के लिए प्रमुख प्रयास किसने किया? गिलफर्ड ने। और इसके अलावा देखें, सृजनात्मकता के परीक्षण किसने दिए, यानी सृजनात्मकता का मापन करने के लिए परीक्षण किस किसने बनाए? तो वो देखें, एक तो है गेटजल, एक टॉरेंस और एक है जैक्सन। इनमें से हमें मुख्यतया ये जरूर याद रखना है, टॉरेंस, गेटजल, टॉरेंस और जैक्सन। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से सृजनात्मकता परीक्षण नहीं दिया है। फिर जैसे विकल्प गेटसन, टॉरेंस, जैक्सन, इसके अलावा आ जाए कोई और विकल्प जैसे ब्रूनर, तो फिर हम कहेंगे कि इन तीनों ने तो सृजनात्मक परीक्षण दिया है, तो सबसे अलग विकल्प हो जाए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने सृजनात्मक परीक्षण दिया है, तो भी इनमें से कोई एक नाम हमें मिल सकता है। तो प्रमुख प्रयास तो गिलफर्ड ने किया और सृजनात्मक परीक्षण किसने दिए? गेटजल, टॉरेंस और जैक्सन, जिनमें मुख्यतया कौन याद रखने? टॉरेंस। इसके बाद देखिए, भारतीयों द्वारा दिए सृजनात्मक परीक्षण, यानी अपने भारतीय जो मनोवैज्ञानिक है, जो विद्वान है, जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनके संदर्भ में देखें तो भारतीयों ने किनके द्वारा सृजनात्मक परीक्षण दिए गए, या कहें कि उनका नाम क्या था परीक्षणों का। तो देखें, भारतीयों द्वारा दिए गए परीक्षण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉरेंस के अलावा यदि इम्पोर्टेंट है नाम, तो वो है एक तो बाकर मेहंदी और एक बीके पासी। ये सृजनात्मक परीक्षण भारतीयों द्वारा दिए गए, एक तो कौन? बाकर मेहंदी और एक बीके पासी। ये जरूर याद रखें, बाकर मेहंदी द्वारा दिए गए परीक्षण को बाकर मेहंदी परीक्षण कहते हैं, और बीके पासी द्वारा दिए गए परीक्षण को बीके पासी परीक्षण कहते हैं, या कहीं बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण, या कहीं बीके पासी सृजनात्मक परीक्षण। फिर हमने देखे दोस्तों, चर्चा की थी कि सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या थी। इनमें एक शब्द आया था अपसारी चिंतन, यानी विस्तृत रूप से सोचना। अपसारी का मतलब किसी एक बिंदु पर केंद्रित न होकर विस्तार से सोचना या नई तरीके से सोचना, वो है अपसारी चिंतन। तो हम सृजनात्मक परीक्षण में भी किसका मापन करते हैं? अपसारी चिंतन का मुख्य रूप से मापन करते हैं कि बालक में अपसारी चिंतन कितना है। तो हम मापन करेंगे अपसारी चिंतन, और सृजनात्मक परीक्षण आधारित भी किस पे होता है? अपसारी चिंतन पर। अब हम प्रमुख सृजनात्मक परीक्षण देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। एक तो है टॉरेंस का सृजनात्मक मिनीसोटा परीक्षण, और एक है बाकर मेहंदी परीक्षण। टॉरेंस का सृजनात्मक में ये मिनीसोटा शब्द जरूर याद रखना है। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, मिनीसोटा परीक्षण किसने दिया, आपका याद रखना है टॉरेंस ने। या मिनीसोटा परीक्षण किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से। तो एक है टॉरेंस का सृजनात्मक मिनीसोटा परीक्षण। आप वैसे जैसे BSTC PTET वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने सृजनात्मकता पढ़नी है, वो डायरेक्ट इनके नाम याद रख सकते हैं
और कोई विशेष जानकारी याद नहीं रखनी। केवल ये है कि एक बार इन सबको पढ़ लेने से हमें इमेज हो जाता है कि वास्तव में परीक्षण में क्या क्या चीज़ें आती है। तो याद रखने का प्रेशर न लेकर आप केवल एक बार इनको पढ़ें, समझते हुए पढ़ें। तो देखें, टोरेंस का सृजनात्मक मिनीसोटा परीक्षण, इसमें 6 तो होते हैं शाब्दिक परीक्षण और 6 होते हैं अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। यानी 6 परीक्षण तो ऐसे होते हैं, 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक। 6 परीक्षण तो ऐसे होते हैं जो शब्दों में होते हैं या भाषा में होते हैं और उनके आधार पर बच्चों का परीक्षण लिया जाता है। और 3 परीक्षण ऐसे होते हैं जिनमें कार्य करना पड़ता है या शब्द नहीं होते या कोई आकृतियाँ या कार्य होते हैं, तो वो होते हैं अशाब्दिक, इनमें कार्य करना पड़ता है। देखिए, यह निम्न घटकों को मापता है। यह परीक्षण किन किन घटकों को मापता है? एक तो निरंतरता, नमनीयता। नमनीयता का मतलब हम लचीलापन लेंगे। निरंतरता का हमने धारा प्रवाहिता भी पढ़ा था, विचारों का एक प्रवाह। एक मौलिकता, नए सिरे से सोचना, और एक विस्तारण, विचार को विस्तार कर पाना या वस्तु का विस्तार कर पाना, विचार का फैलाव हो पाना। नॉर्मल लैंग्वेज में समझ रहे, ये विस्तारण है। सृजनात्मक परीक्षण में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि वास्तव में सृजनात्मक परीक्षण में कैसे कैसे परीक्षण होते हैं। तो देखिए, एक तो होता है चित्र पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या होता है, आपको कुछ अधूरे चित्र दिए जाते हैं और आपको अपने दिमाग से उन चित्रों को पूरा करना होता है। यही आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति या सृजनात्मकता को दर्शाएगा। व्रत परीक्षण, इसमें आपको कुछ व्रत दिए जाएंगे और उन व्रतों को जोड़कर कोई आकृति आपके द्वारा बनानी है, तो वो व्रत परीक्षण है। उत्पाद सुधार कार्य, आपको कोई उत्पाद दे दिया या कोई घोड़ा दे दिया, मिट्टी का घोड़ा, और कहा कि इसमें कुछ सुधार कर सकते हो तो कर सको, आप बताओ। तो बालक अपनी सृजनात्मक प्रवृत्ति से उसमें सुधार करने के लिए हमें बातें बताता है कि इसको ऐसे कर सकते हैं। या कोई खिलौना बना के दे दिया और हमसे कहा कि इसमें आप क्या सुधार कर सकते हो, तो बालक अपनी सृजनात्मक प्रवृत्ति के कारण उसमें नए नए परिवर्तन द्वारा सुधार कर सकता है। तो ये उत्पाद सुधार कार्य। एक आपको खाली टिन के डिब्बे दे दिए और कहा कि इनसे कोई उपयोगी चीज़ बनाओ या इनका क्या उपयोग हो सकता है, तो ऐसे बालक के परीक्षण होते हैं। ये प्रमुख उपपरीक्षण है। ये सभी अशाब्दिक है क्योंकि इनमें शब्द नहीं आ रहे, इनमें बालक क्या कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो ये क्रियात्मक परीक्षण है। कौन कौन से? चित्रपूर्ति, व्रत परीक्षण, उत्पाद सुधार कार्य, टिन के डिब्बे। इसके बाद एक आता है बाकर मेदी परीक्षण। ये आपको केवल इतना याद रखना है यहाँ पे कि ये किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है। ये किस में निर्मित है? चूँकि अपने भारतीयों ने दिया है तो ये हिंदी में निर्मित है। ये किन किन घटकों को मापता है? एक तो है नमनीयता यानी लचीलापन, मौलिकता, नए सिरे से सोच पाना, धारा प्रवाहिता, ये धारा प्रवाहिता, ये निरंतरता, ये विचारों की निरंतरता, और एक एक कल्पनाशीलता, बालक द्वारा कल्पना कर पाना। ये इसके गुण हो जाएंगे या कहेंगे ये इन इन घटकों को मापता है। और सृजनात्मकता का प्रारंभ बालक में कब से होता है? ये नोट जरूर याद रखें कि बालक में सृजनात्मकता का प्रारंभ होता है बाल्यावस्था से। इससे पहले बालक में सृजनात्मकता दिखाई नहीं देती है। बालक में सृजनात्मकता कब दिखाई देने लगती है? बाल्यावस्था से। एक बार पुनः देखें, सृजनात्मकता का मापन प्रमुख प्रयास किया गिलफर्ड ने। सृजनात्मक परीक्षण किसने दिए? गेटचल, टोरेंस, जैक्सन। इसके बाद देखिए भारतीयों में किन किन के द्वारा सृजनात्मक परीक्षण दिए गए, तो एक तो है बाकर मेदी और एक है बीके पासी। फिर हम कई सृजनात्मक परीक्षण किस पर आधारित है? अपसारी चिंतन पर आधारित है। यानी हमें हमारे अपसारी चिंतन का यहाँ पे मूल्यांकन होता है। प्रमुख सृजनात्मक परीक्षण देखिए तो एक तो है टोरेंस का सृजनात्मक मिनीसोटा परीक्षण और एक है बाकर मेदी परीक्षण। आपको केवल इतना ही याद रखना है, छोटी स्तर पे तो इतना ही प्रश्न बनते हैं कि टोरेंस का परीक्षण किससे संबंधित है या बाकर मेदी किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है सृजनात्मकता से संबंधित है। इसके अलावा आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि ये किस प्रकार के परीक्षण होते हैं। इनसे इमेज हो जाता है जैसे चित्रपूर्ति, व्रत परीक्षण, उत्पाद सुधार कार्य, टिन के डिब्बे। तो ये प्रमुख बातें हैं। एक तो नाम याद रख सकते हैं, एक परीक्षण कैसे होते हैं, और आप जानकारियाँ और भी देख सकते हैं कि 6 तो शाब्दिक होते हैं टोरेंस में और 3 अशाब्दिक या क्रियात्मक होते हैं।
ये BSTC PTT वाले याद न रखें, कोई विशेष नहीं है, पर एक बार जरूर पढ़ लें। यह निम्न घटकों का मापन करता है: निरंतरता, नमनीयता, मौलिकता और विस्तारण। प्रमुख परीक्षण हमने देख लिए: चित्रपूर्ति, व्रत परीक्षण, उत्पाद सुधार कार्य और टिन के डिब्बे। चित्रपूर्ति में अधूरे चित्र होते हैं, बालक से पूरे करवाए जाते हैं, और बालक जितने अच्छे तरीके से पूरा करता है उसकी सृजनात्मकता प्रवृत्ति उतनी अच्छी दिखती है। व्रत परीक्षण, व्रतों से कोई डिजाइन बनवाई जाती है, बहुत सारे व्रत दिए होते हैं। उत्पाद, कोई उत्पाद दिया जाता है और हमसे कहा जाता है, बालक से कहा जाता है कि इसमें आप अपने अनुसार कौन सा सुधार कार्य कर सकते हो। यह खिलौना है, उसको कैसे आप सुधार सकते हो, क्या परिवर्तन कर सकते हो। तो ये भी बालक की मौलिकता है, सृजनात्मकता है। एक टिन के डिब्बे से कोई आकृति, डिजाइन या उनका उपयोग बनवाया जाता है। बाकर मेदी परीक्षण हिंदी में निर्मित है। ये किन किन घटकों को मापता है? नमनीयता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, कल्पनाशीलता। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ मैंने लास्ट में लिखाई है, सृजनात्मकता का प्रारंभ बाल्यावस्था से होता है। और एक चीज़ आपको ओरली बता रहा हूँ, आप याद रख सकते हैं टीचर एग्जाम की तैयारी करने वाले, कि 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं, 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। और प्रारंभ कब होता है? बाल्यावस्था में। तो देखें, आप इसमें याद रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, अधिकतर तथ्यात्मक चीज़ें हैं। तो आज ये अपना सृजनात्मकता वाला टॉपिक पूरा हुआ और हम इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको भी समाप्त कर चुके हैं। एक चीज़ ज़रूर मैं आपको पहले जाते जाते बता दूं कि सृजनात्मकता का एक गुण जो है, ये ऐसा गुण है कि ये मुख्यतया जन्मजात ही होता है। एक ऐसी चर्चा होती है कि एक सृजनशील बालक चाहे तो प्रतिभाशाली बन सकता है, परंतु जरूरी नहीं है एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बन सके। ये हम बुद्धि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें तो यही रखें। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सभी को धन्यवाद।